हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए यहाँ पे अपन लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 जो ड्रग हैं वो अपन 60 जो टॉपिक हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 17 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन लोग टॉपिक नंबर 17। तो ये है आपका मासानुमासिक वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं मासानुमासिक वृद्धि विभिन्न आचार्यों के अनुसार। तो प्रथम मास में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बोले हैं खडभूत। ठीक है, तो खडभूत बोले हैं आचार्य चरक ने प्रथम मास में। तो यहाँ पे बोले हैं सद सद भूतांगव्यव। ठीक है, तो सद सद भूतांगव्यव। तो खडभूत किसने बोले हैं? प्रथम मास में चरक ने बोले हैं। जबकि अष्टांग हृदय और सुश्रुत ने कललम बोले हैं। तो प्रथम मास से कललम जायते, ये सुश्रुत का कथन है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने भी कललम बोले हैं कि कलल का निर्माण होता है प्रथम मास में। जबकि चरक ने क्या बोले हैं? खटभूत का निर्माण होता है, ये बोले हैं। और कश्यप ने क्या बोले हैं? तो कश्यप ने प्रथम मास में बोले हैं कि जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करते हैं तथा क्या करते हैं? शरीर जो है वो शरीर प्रविष्ट के चारों ओर रक्त फैल जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कश्यप के अनुसार कि जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करते हैं और शरीर प्रविष्ट के चारों ओर रक्त फैल जाते हैं। तो ये जो है कश्यप का कथन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है प्रथम मास में विभिन्न आचार्यों के अनुसार जो मत है वो। फिर बात करते हैं द्वितीय मास में। तो आचार्य चरक बोलते हैं द्वितीय मास में घना संपद्यते। ठीक है, तो घन का जो है निर्माण हो जाता है। तो घना संपद्यते ये चरक ने बोले हैं। तो घना संपद्यते में 3 जो भाग हैं वो बनते हैं। कौन सा घन बनते हैं? उससे पुरुष की उत्पत्ति होती है। पेशी अगर बनते हैं तो स्त्री की उत्पत्ति होती है, और अगर अर्बुद बनते हैं तो नपुंसक की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ याद रखना है, घना संपद्यते ये जो है आचार्य चरक का कथन है। द्वितीय मास में अगर घन हुआ तो पुरुष, पेशी हुआ तो स्त्री, और आपका अर्बुद हुआ तो नपुंसक। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने द्वितीय मास में बोला है घना संजायते। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है? घना संजायते। इन्होंने घन नहीं वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने पिंड वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, और संजायते बोला है, तो घना संजायते घन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका पुरुष के लिए पुमान वर्ड यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो पुरुष के लिए पुमान वर्ड यूज़ हुए हैं और पिंड जो है वो वर्ड यूज़ हुए हैं। तो पिंड जब बनता है तो पुमान यानी कि पुरुष की उत्पत्ति होती है, पेशी है तो स्त्री की, और अर्बुद है तो नपुंसक की। ठीक है, यानी कि पुरुष जो है वो आपका चरक के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि वर्ड जो है वो सिमिलर नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि इन्होंने पिंड वर्ड यूज़ किया है और पुमान वर्ड यूज़ किया है। फिर इसके बाद अष्टांग हृदय ने बोला है द्वय हृदय उपचार बताया है। ठीक है, तो द्वय हृदय उपचार बताया है द्वितीय मास में। ठीक है, क्या बोले हैं आचार्य वांगभट्ट ने? द्वय हृदय उपचार। और यहाँ पे इन्होंने सिमिलर जो चरक ने यूज़ किया था वही वर्ड यूज़ किए हैं। तो घन अगर हुआ तो पुरुष, ठीक है, पेशी अगर हुआ तो स्त्री, और अर्बुद हुआ तो नपुंसक। कश्यप ने द्वितीय मास में बोला गया है, कश्यप ने बोला है कि शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि मांस स्नायु बनते हैं। तो कश्यप ने बोला है शुक्र के गर्भस्थ बालक के अस्थि मांस व स्नायु बनते हैं। तो शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि मांस व स्नायु बनता है, ये आचार्य कश्यप ने कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं तृतीय मास के ऊपर आ जाते हैं। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले है तृतीय मास में सर्व इंद्रिय सर्वांग अवयव युगपद निर्मिते द्वय हृदय स्पंदनम। ठीक है, तो द्वय हृदय जो वर्ड है वो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। ये तृतीय मास में द्वय हृदय, तो सर्व इंद्रिय सर्वांग अंग अवयव युगपद निर्मित हो जाते हैं तथा द्वय हृदय व स्पंदन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है तृतीय मास का लक्षण बताया है आचार्य चरक ने। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोले हस्तपाद शिरोत्पत्ति। तो हस्तपाद शिरोत्पत्ति पंचपिंडिका का निर्माण बताया है। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने सर्व इंद्रिय सर्व अवयव इनकी उत्पत्ति बताया है चरक ने, जबकि सुश्रुत ने हस्तपाद शिरोत्पत्ति। ठीक है, तो हाथ और पैर तथा सिर यानी कि पंचपिंडिका का निर्माण होते हैं, ये बोला है। और सूक्ष्मांग प्रत्यांग विभाग। ठीक है, तो सूक्ष्मांग प्रत्यांग विभाग ये जो है आचार्य सुश्रुत का कथन है तृतीय मास में। इसके अलावा आचार्य वांगभट्ट ने बोले हैं कि सक्थि बाहु तृतीय मास में बोले हैं सक्थि बाहु द्वय मूर्धा से गात्र पंचकम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, सक्थि बाहु द्वय मूर्धा
ठीक है। तो शक्ति और बाहु यानी कि यहाँ पे गात्र पंचकम वर्ड यूज किया है। जहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने क्या है पंचपिंडिका वर्ड यूज किया है, वहीं पे अष्टांग हृदय ने यहाँ पे गात्र पंचकम जो वर्ड है वो यूज किया है तृतीय मास में। तथा सर्व सूक्ष्मांग सुख दुख, ठीक है। तो सुख दुख का प्रादुर्भाव कब होता है? तृतीय मास में आचार्य वांग भट्ट ने बोले हैं, ठीक है। और सर्व सूक्ष्मांग का उत्पत्ति होती है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि आचार्य कश्यप ने बोले हैं सर्व इंद्रिय सर्व अंग अवयव युगपत, ठीक है। तो इन्होंने भी थोड़ा सा किसका, आचार्य चरक का मत जो है वो फॉलो करते हुए कश्यप ने बोले हैं सर्व इंद्रिय सर्व अंग अवयव युगपत प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा गर्भ का स्पंदन चेतना वेदना सुख दुख का ज्ञान जो है वो तृतीय मास में होता है, तो ये आचार्य कश्यप ने बोले हैं। तो गर्भ स्पंदन चेतना वेदना सुख दुख इन सब का जो ज्ञान है वो क्या होता है? तृतीय मास में होता है, ये कश्यप ने कहा है। फिर फोर्थ मास में यहाँ पे आचार्य चरक ने बोला है कि गर्भ में स्थिरता गर्भणी गुरुगात्रता, ठीक है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि चतुर्थ मास में क्या है गर्भ स्थिर हो जाते हैं, गर्भणी में गुरुगात्रता की उत्पत्ति होती है, तो ये चतुर्थ मास के लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है सर्वांग प्रत्यांग प्रव्यक्त गर्भ द्वय हृदय चेतना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है चतुर्थ मास में किन्होंने, सुश्रुत ने, सर्व अंग प्रत्यांग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्व अंग प्रत्यांग जो है वो विभक्त हो जाते हैं। द्वय हृदय की अवस्था का यहाँ पे वर्णन किया है कि द्वय हृदय की अवस्था कब बताया है? तो द्वय हृदय जहाँ पे आचार्य चरक ने तृतीय मास में बोल दिया है, वहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने द्वितीय मास में जो है द्वय हृदय बताया है तथा चेतना की उत्पत्ति बताया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने व्यक्तांग बताया है, ठीक है। तो सभी अंग जो है व्यक्त हो जाते हैं, तो व्यक्तांग का नाम, ठीक है। ये किसने बोले हैं? अष्टांग हृदय ने बोले हैं। सुश्रुत ने बोला है कि मर्भ गर्भाशय में स्थिर तथा निरामय हो जाते हैं। तो क्या बोले हैं, सॉरी सुश्रुत बोलता हूँ, कश्यप ने क्या बोले हैं? तो गर्भ जो है वो गर्भाशय में स्थिर तथा निरामय हो जाते हैं। ये किसने बोले हैं? कश्यप ने बोले हैं चतुर्थ मास में। तो ये आपका चतुर्थ मास का जो लक्षण है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं पंचम मास में। तो पंचम मास में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं कि गर्भस्थ शिशु के मांस रक्त में विशेष वृद्धि होती है, ठीक है। तो गर्भस्थ शिशु के मांस रक्त में विशेष वृद्धि होती है और गर्भणी कृश होती है। तो ये पूछा जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार गर्भणी कृश कब होती है? तो याद रखना पंचम मास में यहाँ पे गर्भणी कृश होती है, ठीक है। तो गर्भणी कृश कब होती है? आपका पंचम मास में जो है गर्भणी कृश होती है आचार्य चरक के अनुसार। जबकि गुरु गात्रता जो लक्षण है वो गर्भणी में कब आते हैं? तो चतुर्थ मास में आते हैं। इसके अलावा आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है पंचम मास में कि पंचम मास में क्या होता है? मना प्रति बुद्धतरम, ठीक है। तो मन प्रति बुद्धतरम, ये किसने बोले हैं? आपका आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मन प्रति बुद्धतरम ये पंचम मास में आचार्य सुश्रुत ने लक्षण बताया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने चेतना प्रादुर्भाव बोला है। तो याद रखना चेतना प्रादुर्भाव, ठीक है। ये कौन से मास में बोला है अष्टांग हृदय ने? तो चेतना प्रादुर्भाव यहाँ पे इन्होंने पंचम मास में बोले हैं। तो ये आपको याद रखना है चेतना प्रादुर्भाव जो है पंचम मास में बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने कब बोला था? तो सुश्रुत ने चौथे मास में चेतना बोला था और यहाँ पे अष्टांग हृदय ने पांचवें मास में चेतना का प्रादुर्भाव बोले हैं। इसके बाद में कश्यप ने क्या बोले हैं? तो कश्यप ने बोला है कि गर्भ के मास शोणित में वृद्धि अतः गर्भणी कृश हो जाती है। तो गर्भ के मास व शोणित में वृद्धि होती है, इस वजह से गर्भणी कृश हो जाती है। तो गर्भणी कार्श्य, ठीक है। तो ये जो है सिमिलर चरक का ही मत मानते हैं कि पंचम मास में गर्भणी कृश हो जाती है। ये किसने बोले हैं? तो कश्यप ने भी बोले हैं और चरक ने भी बोले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं छठवें मास के विषय में। तो छठवें मास में यहाँ पे इन्होंने बताया है आचार्य चरक ने। तो छठवें मास में आचार्य चरक बोलते हैं कि गर्भ के बल वर्ण में वृद्धि तथा गर्भणी के बल वर्ण में हानि होती है। तो ये चीज याद रखना कि गर्भ के बल वर्ण में वृद्धि व गर्भणी के बल वर्ण में हानि, ये छठवें मास में बताया है आचार्य चरक ने। इसके अलावा बुद्धि का प्रादुर्भाव आचार्य सुश्रुत बोलते हैं छठवें मास में होता है शिशु में। तो बुद्धि का प्रादुर्भाव जो है वो छठवें मास में होता है, ये सुश्रुत ने बोला है। और अष्टांग हृदय ने बोला है स्नायु सिरा रोम बल वर्ण नख तथा त्वचा की उत्पत्ति, ये छठवें मास में बोला है अष्टांग हृदय ने। तो स्नायु सिरा रोम बल वर्ण नख त्वचा की उत्पत्ति ये छठवें मास में बोले हैं किसने? तो अष्टांग हृदय ने। साथ ही साथ सुश्रुत ने बोला है कि सुश्रुत बोलता हूँ कश्यप ने बोला है कि गर्भ के बल वर्ण ओज की वृद्धि तथा मातुर श्रमो अधिकम, ठीक है। तो मातुर श्रमो अधिकम यानी कि माता में थकावट उत्पन्न होते हैं। तो मातुर श्रमो अधिकम ये जो वर्ड है ये देकर के पूछे जाते हैं कश्यप ने कौन से
माह में बताया है, तो ये छठे माह में बताया है, ठीक है, कि माता जो है वो थक जाती है, थकावट उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, छठे मास के लक्षण विभिन्न आचार्यों अनुसार। फिर बात करते हैं सातवें मास में, सप्तम मास में। तो सप्तम मास में यहाँ पे आपका बताया गया है कि गर्भ की चरक के अनुसार, तो गर्भ की पुष्टि, गर्भणी तथा सर्व आकारे क्लांता क्लांतमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि गर्भ की पुष्टि गर्भणी से तथा सर्व आकारे आकारे क्लांतमा, ये जो है बताया गया है सातवें मास में आचार्य चरक के द्वारा। इसके अलावा जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रव्यक्तरम। तो सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रव्यक्तरम, प्रव्यक्तरम जो वर्ड है वो सप्तम मास में यूज किया है आचार्य सुश्रुत ने। और अष्टांग हृदय ने बोले हैं सर्वे सर्वांग संपूर्ण, ठीक है, तथा किस रोग की उत्पत्ति बताइए, तो सर्वे सर्वांग संपूर्ण, ठीक है, ये किसने बोले हैं, आचार्य वांग भट्ट ने, अष्टांग हृदय ने, ठीक है। फिर इसके अंदर कश्यप ने बोले हैं सप्तम मास में गर्भ सर्व धात्वंग संपूर्ण गर्भणी नित्य क्लांति वात पित्त कफान्वितम। तो वात पित्त कफान्वितम ये सप्तम मास में बताया है आचार्य कश्यप ने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि गर्भ सर्व धात्वंग संपूर्ण गर्भणी नित्य क्लांता वात पित्त कफान्वितम, ये जो है सप्तम मास में बोले हैं आचार्य कश्यप ने। फिर इसके अंदर अष्टम मास के विषय में बात करते हैं। तो अष्टम मास में यहाँ पे आचार्य चरक ने बोला है कि ओज अस्थिर रहते हैं, ठीक है। तो ओज अस्थिर रहते हैं, गर्भणी मुहुर मुहुर युक्ते मुहुर मुहुर क्लांते, सॉरी मुहुर मुहुर अम्ला नाम, ठीक है। तो ये जो है बताया गया है कि ओज जो है वो आठवें मास में अस्थिर रहता है, ये आचार्य चरक ने बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा सुश्रुत ने भी ओज को अस्थिर आठवें मास में ही बोले हैं। और अष्टांग हृदय ने बोला है कि माता पुत्र के बीच में बार बार ओज का संचार होता है। तो ये तीनों का जो मत है वो सिमिलर ही है, कि चारों का मत सिमिलर ही है कि आठवें मास में ओज का जो है अस्थिरता होती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कश्यप ने भी बोला है कि ओज का परस्पर आदान प्रदान होते हैं, मुहुर अम्ला नाम मुहुर हस्त्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नवम मास में बात करते हैं। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने प्रसव काल बोले हैं, ठीक है। तो 9 से 10वां माह तक को सामान्य प्रसव काल बोले हैं और 10वें माह के बाद में विकृत प्रसव काल बताया है, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रसव काल 9 से 10वें माह को सामान्य प्रसव काल बोला है और 10वें माह बीत जाने के बाद में विकृत प्रसव काल बोले हैं। फिर प्रसव काल आचार्य सुश्रुत के अनुसार 9 से 12 माह तक सामान्य बोला है और 12 माह के बाद में विकृत प्रसव काल बोले हैं। तो कश्यप ने 9 से 12 माह तक सामान्य प्रसव काल बोले हैं और 12वां माह के बाद में विकृत प्रसव काल बोले हैं। फिर इसके बाद में आचार्य वांग भट्ट ने, अष्टांग हृदय ने 8वें माह से एक भी दिन बीतने पर प्रसव काल बताया है, ठीक है। तो आठवें माह में कंप्लीट होने के एक भी दिन बाद बीतने पर प्रसव काल बोले हैं, ये अष्टांग हृदय ने बोले हैं, तथा 1 वर्ष तक इन्होंने सामान्य बोले हैं। इसके अलावा बात करें कश्यप ने, तो नवम व दिशम मासेसु जन्म यथाक्रमम, ठीक है। तो गर्भावस्था का 10वां माह में जो है 9वां दिन बीत जाने के बाद में जब 10वां माह स्टार्ट होते हैं तब जो है सामान्य प्रसव काल बताया है आचार्य कश्यप ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मासानुमासिक वृद्धि विभिन्न आचार्यों के अनुसार। तो यहाँ पे आपका जो है तृतीय मास में अंग प्रत्यांग विभाग सूक्ष्म भूति बोला गया, ठीक है। तो अंग प्रत्यांग विभाग तृतीय मास में है, ठीक है। चतुर्थ मास में क्या है, सर्वांग प्रत्यांग प्रव्यक्तरा, और सप्तम मास में सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रव्यक्तरा। तो ये जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन याद रखना कि सर्वांग प्रत्यांग प्रव्यक्त बस बोला जाए तो ये चतुर्थ मास के लिए है, जबकि सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रव्यक्तरा जब बोला जाए, विभाग जब वर्ड आ जाते तो ये सप्तम मास के लिए है, ठीक है। और अंग प्रत्यांग विभाग सूक्ष्म ये तृतीय मास के लिए बोला गया। फिर द्वय हृदय के विषय में बात करते हैं। तो गर्भ में जीवात्मा आने पर द्वय हृदय की संज्ञा दी है। चरक कश्यप ने तृतीय मास में द्वय हृदय बताया है, तो चरक कश्यप ने तृतीय मास में, और सुश्रुत ने चतुर्थ मास में द्वय हृदय बताया है। अष्टांग संग्रह तथा अन्य तू पक्षत्रय प्रभृत्या पंचम मासे द्वय हृदय काल मुहु, ठीक है। यानी कि अष्टांग संग्रहकार ने 3 पक्ष के बाद में व 5वें मास के पूर्व द्वय हृदय की उत्पत्ति मानी है। तो अष्टांग संग्रहकार ने 3 पक्ष के बाद व 5वें मास के पूर्व द्वय हृदय की उत्पत्ति मानी है। तो ये आपको विभिन्न आचार्यों के अनुसार याद रखना है। फिर थोड़ा सा मॉडर्न देख लेते हैं, वैसे आता तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि आपका प्रथम मास में क्या होता है, तो एम्ब्रियो जाइगोट से 1000 गुना बड़ा हो जाते हैं। तीसरे सप्ताह में हृदय में स्पंदन प्रारंभ हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र एवं आपके जो वृक्क है उनका निर्माण होते हैं। तो ये जो है आपका बताया गया है, ठीक है। और भार जो है वो प्रथम माह में 1.25 से लेकर के 1.5 ग्राम
के अराउंड होते हैं और लंबाई 4 mm होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय मास में नाक कान व जो पलकें हैं, ठीक है, और उनकी आकृति परिलक्षित हो जाती है। जो भार होता है वो 4 ग्राम होता है और लंबाई 4 सेंटीमीटर होता है। तृतीय मास में स्वर यंत्र, ओष्ठ, इसके अलावा जो बंद नेत्र पलक है उनका निर्माण हो जाते हैं। गर्भ श्वसन क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा ऑसिफिकेशन जो सेंटर है उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो ऑसिफिकेशन सेंटर का निर्माण प्रारंभ हो जाते हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। नाखूनों के जो निशान हैं वो बनने लगते हैं। और क्या है, गर्भ का लिंग जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो गर्भ का लिंग जो है वो तृतीय मास में आपका स्पष्ट हो जाता है। और बात करें इसमें जो वेट होता है वो 20 ग्राम और जो लंबाई होता है वो 6 सेंटीमीटर बताया गया। फिर इसके बाद में फोर्थ मास में जो आपका गर्भ रोग है, ठीक है, गर्भ रोगों यानी कि आपका ये बोल सकते हैं जो लेनिगो हेयर्स जो होते हैं उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। वर्निक्स केसियोसा का निर्माण जो है वो आपको चेहरे की आकृति मतलब उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। वर्निक्स केसियोसा का चेहरे की जो आकृति है वो स्पष्ट हो जाती है। माता को गर्भ का जो स्पंदन है उसकी अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। तो ये चतुर्थ मास में आपको देखने को मिलते हैं। वेट जो है वो 240 ग्राम हो जाता है और लंबाई 22 सेंटीमीटर हो जाते हैं। फिर फिफ्थ मास में आपका जो फैट डिपोजिशन है वो प्रारंभ हो जाते हैं। आंतों में जो इंटेस्टाइन है उसमें म्यूकोनियम का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिफ्थ मास में आपको देखने को मिलेगा। जो बात करें वेट जो है वो 480 ग्राम हो जाते हैं, लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर 6 मंथ में भौं का प्रादुर्भाव होता है। वृषण की जो स्थिति है वो वृक्क के समीप हो जाती है। इसके अलावा क्या करते हैं, आंखों को खोलना वो बंद कर सकते हैं। चिल्लाने का सामर्थ्य भी आ जाता है। तो ये क्या है, छठे मास में आपको देखने को मिलेगा। वेट जो है वो 1000 ग्राम हो जाता है, लंबाई 35 सेंटीमीटर होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 7th मंथ। तो 7th मंथ में प्रायः सभी तंत्रिकाएं रिफ्लेक्सेस स्थापित हो जाती हैं। वृषण का इन्ग्वाइनल कैनाल में प्रवेश यानी कि आपका लेनुगस हेयर अदृश्य होना प्रारंभ हो जाते हैं और फुसफुस जो है वो परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। और जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम से लेकर के 40 सेंटीमीटर हो जाते हैं। 8th में वृषण जो है वृषण कोश में उतर जाते हैं, ठीक है। तो वृषण कोश में 8th मंथ में आपको उतर जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाता है वेट और लंबाई 45 सेंटीमीटर हो जाती है। और वही 9 में सभी अंग प्रत्यंग संपूर्ण हो जाते हैं। वेट 2.5 से 3 किलोग्राम हो जाते हैं, लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। फिर विभिन्न आचार्यों के अनुसार सर्वप्रथम अंगोत्पत्ति को अपन देख लेते हैं। जैसे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है कौन से ऋषि थे और चरक के अनुसार कौन से ऋषि थे, तो उन्होंने कौन से अंग उत्पत्ति बताया। जैसे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो शौनक ने सिर की उत्पत्ति बताया है, कृतवीर्य ने हृदय की उत्पत्ति बताया है, पराशर ने नाभि की उत्पत्ति बताया है, मार्कंडे ने पाणिपात की उत्पत्ति बताया है, सुभूति गौतम ने मध्य शरीर बताया और धन्वंतरी ने सभी अंग एक साथ बताए हैं। तो ये चीज़ याद रखना। सुश्रुत के अनुसार शौनक ने सिर की, कृतवीर्य ने हृदय की, पराशर ने नाभि की, मार्कंडेय ने पाणिपात और सुभूति गौतम ने मध्य शरीर, धन्वंतरी ने सभी अंग एक साथ बताए हैं। चरक के अनुसार अपन अंग उत्पत्ति बात करें तो कुमारशिला भारद्वाज ने सिर की उत्पत्ति बताए हैं, कंकाय ने हृदय का बताया है, भद्रकाप्य ने नाभि का प्रथम उत्पत्ति बताया है, ठीक है। वड़िश ने हाथ पैर की प्रथम उत्पत्ति बताया है और भद्र शौनक ने गुद और पक्वाशय की प्रथम उत्पत्ति बताया है। वैदेही जनक ने इंद्रिय की उत्पत्ति बताया है। मरीचि कश्यप ने अविचार्य बताया है, अचिंत्य बताया है और अग्निवेश ने सभी अंग एक साथ बताए हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि कुमारशिला भारद्वाज ने सिर की उत्पत्ति, कंकाय ने हृदय, भद्रकाप्य ने नाभि, वड़िश ने हाथ पैर, भद्र शौनक ने गुद पक्वाशय, वैदेह जनक ने इंद्रियां और मरीचि कश्यप ने अविचार्य और अग्निवेश ने सभी अंग एक साथ बताए। तो इस प्रकार से ये जो है आपका अंग उत्पत्ति यहाँ पे विभिन्न आचार्यों के अनुसार भी याद रखना, ठीक है। मासा अनुमासिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस राइज होते ही हैं। तो ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।